और बता दें, इसको भी रिवीजन करते हैं पूरा ना। कुछ आगे 1962 के बाद भारत चीन संबंध। भारत और चीन के बीच संबंधों को सामान्य होने में करीब 10 साल लग गए। 10 साल तक कोई भी देश का व्यक्ति इधर उधर नहीं गया। और चीन के बीच संबंधों को सामान्य होने में 10 साल लग गए। 10 साल तक ना तो कोई चीन का व्यक्ति भारत आया, ना भारत के व्यक्ति चीन पे गए, कोई नेता। 1976 में दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनीतिक संबंध बहाल हुए। यानी कब? 1976 में, यानी 1976 में भारत चीन के संबंध बहाल हुए। कौन संबंध? राजनीतिक संबंध है ना, यानी वापस राजनीतिक संबंध इन्होंने किए। और पर पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी कौन है? उस समय वो भारत क्या थे? विदेश मंत्री। क्या थे? उस समय केंद्र में सरकार थी अपने, कौन सी पार्टी? जनता पार्टी। जनता पार्टी सरकार थी और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे? भारत के विदेश मंत्री। और विदेश मंत्री के तौर पे उन्होंने 1979 में चीन का दौरा किया। किन्होंने? अटल बिहारी वाजपेयी ने। यानी अटल जी 1979 में कहा जाते हैं? चीन में। चीन का दौरा किया। प्रश्न आएगा, अरे क्या बोलो जरा, भारत चीन युद्ध के बाद किस नेता ने प्रथम बार चीन का दौरा किया? अटल बिहारी वाजपेयी। किस पद पर थे? भारत के विदेश मंत्री। प्रधानमंत्री बाद राजीव गांधी जाएंगे, लेकिन विदेश मंत्री कौन अभी? अटल बिहारी वाजपेयी 1979। ठीक है। इसके बाद से चीन के साथ भारत के संबंधों में ज्यादा दौर व्यापारिक मसलों पर रहा है। भारत चीन संघर्ष का असर विपक्षी दलों पर भी हुआ। इस युद्ध और चीन सोवियत संघ के बीच बढ़ते मतभेद से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी होती है भाकपा, भारत में अपने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर बड़ी उठापटक मची। सोवियत संघ का पक्षधर खेमा भाकपा में रहा। सोवियत संघ यानी रूस का खेमा, और उसके कांग्रेस साथ नजदीकी बढ़ाई। दूसरा खेमा कुछ समय के लिए चीन का पक्षधर रहा और यह खेमा कांग्रेस के साथ किसी भी तरह की नजदीकी के खिलाफ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूट गई। देखो इधर एक पार्टी थी भाकपा, क्या नाम था? भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। आप देखो, समझो। अरे उन्नीस क्या बोल रहे हो? रोज वीडियो में थारा नाम ही आओ, खाली भी थारा नाम है, बोलना मत। आप देखो, भाकपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट। अब देखो, चीन भी कम्युनिस्ट देश है, साम्यवादी देश है, सोवियत संघ भी साम्यवादी देश है, और अपने भारत में पार्टी है भाकपा। अब भारत चीन युद्ध हुआ, उसके बाद 1964 में, कब? 1964 में ये पार्टी टूट गई और इसे पार्टी अलग बनी, भाकपा एम। भाकपा एम यानी मार्क्सवादी। कौन सी पार्टी? मार्क्सवादी। अब समझो, ये जो पार्टी थी भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, देखो एक पार्टी थी भाकपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये समर्थक किसकी थी? सोवियत संघ की। किसकी समर्थक थी? सोवियत संघ की। 1964 में भारत चीन युद्ध के बाद इसके टुकड़े हुए, अलग पार्टी में नहीं। 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, और ये समर्थन करती थी चीन का। किसका? चीन का। यानी इन्होंने, अब देखो भारत में भारत चीन युद्ध हो रहा है, हमारे देश की हालत खराब हो रही है, तो भी भारत में एक दल है और इसके कुछ नेता है जो किसका समर्थन कर रहे हैं? चीन का। यानी देश विरोधी बातें हैं, तो देश के विरोध में जा रहे हैं। कोई देश अपने पर हमला कर रहा है और ये उसका समर्थन कर रहे हैं। कौन से? भाकपा मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। तो इसके बहुत सारे नेताओं को बाद में पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, फिर बहुत सारे केस चले इन पे। तुम्हें याद रखना है कि भारत में पार्टी थी भाकपा, और भारत चीन युद्ध के बाद इसके टुकड़े 1964 में, इससे अलग पार्टी में नहीं है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। भाकपा समर्थन करती है सोवियत संघ का और मार्क्सवादी करती है चीन का। इसके कारण चीन के समर्थन के कारण मार्क्सवादी पार्टी के बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, चीन का पक्ष लेने के कारण गिरफ्तार किया गया। ठीक है, माकपा, इससे प्रचलित नाम इसका क्या? माकपा। भाकपा यानी मार्क्सवादी पार्टी से और भी बोलते हैं माकपा, यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है ना, दोनों नाम इसके। तो माकपा याद कर लेना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या भाकपा मार्क्सवादी, तो भी बात एक ही है। चीन युद्ध के तुरंत बाद इस इलाके को नया तरतीब में डालने की कोशिश शुरू की। नागालैंड को प्रांत का दर्जा दिया गया, प्रांत यानी राज्य का, 1963 में। मणिपुर और त्रिपुरा हालांकि केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन इन्हें अपनी विधानसभा के निर्वाचन का अधिकार मिला कब? भारत चीन युद्ध के बाद। ये अपना इलाका था, इधर वाला इलाका, ये इलाका यहाँ पे 7 राज्य हैं। यहाँ पे भारत की पकड़ इतनी मजबूत नहीं थी, तो भारत ने क्या किया?
1963 में यहाँ पे एक राज्य है नागालैंड, इसको क्या किया, राज्य का दर्जा दिया गया। और यहाँ पे 2 राज्य हैं, एक तो मणिपुर, कौन सा है, मणिपुर, और एक कौन सा है, त्रिपुरा। यहाँ पे विधानसभा का निर्वाचन किया गया, यानी विधानसभा के चुनाव भी यहाँ पे हो सकते हैं। ये थे केंद्र शासित प्रदेश ये, लेकिन यहाँ पे विधानसभा के निर्वाचन होना शुरू हो गए। कहाँ पे, मणिपुर और त्रिपुरा में विधानसभा के निर्वाचन। अब करते हैं इसका रिवीजन। एक फिल्म बनी हुई, इस पे कभी देखना, मैंने नहीं देखी, हालांकि हकीकत, हकीकत 1962 भारत चीन युद्ध पे, ये हमारी किताब में दे रखा है, कभी टाइम मिले घर में छुट्टी में देखना। हाँ अब देखो रिवीजन करते हैं इसका, अब बोलना है ना। हाँ बोलवा नंबर भाई, ये लाओ नीलो पेन लाओ, पीलो पीलो लाओ। एफ्रो एशियन एशियाई एकता, क्या नाम है, एकता। कब सम्मेलन होता है इसका, मार्च 1949 में। क्या नाम है इसका, एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस, यानी एशियाई संबंध सम्मेलन, ठीक है। इंडोनेशिया कब आजाद हुआ डचों से, 1900, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में कौन सी नीति थी, जिसका नेहरू जी ने क्या किया, विरोध किया। फिर गुटनिरपेक्ष का पहला सम्मेलन कहां होता है, बांडुंग। बांडुंग सम्मेलन में इसकी क्या पड़ती, नींव, यानी बांडुंग सम्मेलन कब होता है, इंडोनेशिया में 1955 में, ठीक है। इसे अपन क्या बोलते हैं, और एफ्रो एशियाई सम्मेलन। और यहाँ पे किसकी नींव पड़ती है, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव कहां पड़ती है, बांडुंग सम्मेलन, इंडोनेशिया 1955 में। और गुटनिरपेक्ष का पहला सम्मेलन कहां होता है, बेलग्रेड में 1961 में, ठीक है। फिर अपन पढ़ते हैं भारत चीन के संबंध, ठीक है। कैसे शुरुआत कैसे की इन्होंने, दोस्ताना ढंग से शुरुआत की। और वहां पे एक क्रांति होती है, किसके नेतृत्व में, कौन सी क्रांति, कब होती है, 1 अक्टूबर 1949। और चीन को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना, भारत। और समझौता कौन सा होता है, 1954 में, क्या नाम है, तारीख कौन सी है, 29 अप्रैल 1954। कौन कौन से नेता मिलते हैं इसमें, नेहरू और भाई, भारत चीन युद्ध के कारण। ये बताया मैंने क्षेत्र, ये इलाका था लद्दाख, यहाँ पर ना हिस्सा लिया उन्होंने, क्या नाम बढ़ा उसका बाद में, अक्षय चीन। और यहाँ पे हिस्सा था अरुणाचल प्रदेश, जिसे क्या बोलते हैं, नेफा। और 1950 में तिब्बत पर क्या कर लिया इसने, अधिकार, आक्रमण कर लिया, और अधिकार कर लिया किसने, चीन ने, ठीक है। बोलो, भारत चीन में खटास किस कारण है, पहला कारण था भारत चीन द्वारा 1950 में तिब्बत पर कब्जा करना। फिर एक दूसरा कारण था, एक दलाई लामा। दलाई लामा कौन थे, कब आते भारत में शरण लेने के लिए, कहां पे आते हैं, धर्मशाला कहां पड़ता है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। फिर युद्ध कब होता है भारत चीन का, कौन आक्रमण करता है, ठीक है। कौन कौन से इलाका हड़पता है चीन, और अरुणाचल प्रदेश। और एक तरफा युद्ध विराम बाद में घोषित कर लेता है, लद्दाख का इलाका हड़प लेता है अक्षय चीन, और अरुणाचल प्रदेश का नेफा वाला इलाका, ठीक है। फिर एक अपने कौन थे आदमी, वीके, कौन थे उस समय भारत के, और भारत चीन युद्ध के बाद क्या करते थे ये, इस्तीफा देते हैं। और 1963 में नेहरू जी के खिलाफ पहली बार क्या लाया जाता, लोकसभा में लाया जाता है ना। और 1956 में पहले घटनाएं कुछ है, 1956 में कौन आया भारत, चाओ एन लाई और दलाई लामा, ठीक है। 1958 में क्या हुआ, कहां पर हुआ, तिब्बत में, तिब्बत में 1958 में सशस्त्र विद्रोह होता है, कहां पर, तिब्बत में, चीन के खिलाफ होता है, लेकिन इसको सेना द्वारा दबा लिया जाता है। 1976 में फिर भारत चीन युद्ध के बाद राजनीतिक संबंध बहाल कब होते हैं, 1976 में भारत चीन के संबंध बहाल होते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी कहां जाते हैं, कब जाते हैं, 1979 में चीन का दौरा करते हैं। और उस समय कौन रहते अटल जी, अटल जी क्या रहते हैं उस समय, भारत के विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री। भारत चीन युद्ध के बाद एक पार्टी रहती है, क्या नाम है, भाजपा। फुल फॉर्म क्या है इसकी,
पार्टी। ये किसका समर्थन करती है? यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का। इससे एक पार्टी अलग होती है, उसका नाम बनता माकपा या फिर भाकपा मार्क्सवादी। कब टूटती है? 1964 में। और समर्थन किसका करती है? और इसके कारण इसके बहुत सारे नेताओं को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसके बाद मैंने बताया था एक राज्य 1963 में राज्य बनता है एक नागालैंड। और दो राज्य हैं अपने, कौन कौन से? एक तो मणिपुर और त्रिपुरा। मणिपुर और त्रिपुरा दोनों क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं? पहले विधानसभा के निर्वाचन के चुनाव, विधानसभा निर्वाचन के चुनाव होते हैं भारत चीन युद्ध के बाद, क्योंकि भारत ने यहाँ पे अपना ध्यान देना शुरू कर लिया। और अगर तुम्हें याद हो, एक बार तुम्हें बात याद है मुझे बताऊं, जब भारत चीन युद्ध हुआ तो फिर एक सम्मेलन अपने प्रोग्राम था, जब 15 अगस्त थी या सितंबर था मुझे याद नहीं, 26 जनवरी थी शायद। अरे जब भारत चीन युद्ध हुआ उसके बाद अपने प्रोग्राम था, राष्ट्रीय प्रोग्राम, शायद 26 जनवरी थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। उसमें लता मंगेशकर ने गाना गाया था, ए मेरे वतन के लोगों, वो इस समय गाया था, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद है हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वो भारत चीन युद्ध के बाद गाया था, और नेहरू जी रोने लग गए थे। हैं? अटल जी की बात याद आ गई मुझे। अटल जी कविता थी, अटल जी बहुत कवि भी थे, बहुत बढ़िया। उनकी कविता थी, जब मैं डिमोटिवेट होता था स्कूल कॉलेज टाइम में तैयारी करता था, उसमें मैं कविता सुनता था कि टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर टिटकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता। ये हमारे भारत के महान प्रधानमंत्री हुए अटल जी। हाँ देखो, अब देखो अपन बात करते हैं पाकिस्तान। पहले अपन बात कर चुके हैं, और याद कर लें, पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति। व्हाइट लें, ये लो व्हाइट ले लो। पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ शांति। भारत पाकिस्तान कितने युद्ध हुए अब तक? मेन 4, छोटे मोटे कितने? 4 है। पहला कौन सा? 1948 61 में युद्ध 1948। दूसरा 65 1965। तीसरो 71। चौथो, अरे क्या याद करो, देखो एक तो 1948, एक 1965, 1971 और चौथो 1999। ये किस, अरे ये किसको लेके हुआ? कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर को लेके। कौन सा मिला हुआ था? कबाइली मिला। इसके बाद हुआ था ये पाकिस्तान युद्ध। दूसरा 1965 में हुआ था। तीसरा 1971 बांग्लादेश वाले मुद्दे को लेके, और चौथा 1999 कारगिल युद्ध, इसे अपन बोलते हैं कारगिल। अभी जयंती थी कारगिल की, कारगिल वॉर। ठीक है, बांग्लादेश को लेके था 71 वाला, बांग्लादेश को। और ये उसमें, अरे देखो युद्ध कुछ कारण से होते। कारण क्या हुआ? देखो मेरी बात समझो। ये 1948 का हुआ कश्मीर को लेके, ठीक है। 1965 में हमला क्यों हुआ? पाकिस्तान हमला क्यों हुआ? इसका कारण क्या था? 1962 में हमने युद्ध किया चीन से, और अपन हार गए, स्थिति गंभीर थी, खराब थी। तो पाकिस्तान ने सोचा कि यार नेहरू जी मर गए 1964 में, उसने कहा नेहरू जी मर गए, अब कोई नेता भी नहीं, लाल बहादुर शास्त्री थे उसमें प्रधानमंत्री, तो उन्होंने सोचा अपन को नया करें और यहाँ पे आक्रमण कर दें, इसलिए उन्होंने 1965 में आक्रमण किया। लेकिन इसमें हमारी क्या होती है? जीत। प्रधानमंत्री रहते हैं हमारे उसमें शास्त्री जी। कौन रहते हैं? शास्त्री जी। इसमें कौन रहते हैं? नेहरू जी। और इसमें रहती है आयरन लेडी, कौन? इंदिरा गांधी। आयरन लेडी से बोलते अपन इंदिरा गांधी। और इसमें कौन थे प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी। एक बिहारी सब पर भारी, अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी जी को भी पढ़ना सुनना इनको। ये ऐसे नेता थे, ये थे बीजेपी के, है ना। मेरी बात समझो, राजनीति क्या होती है। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के थे, लेकिन जब वो बोलते संसद में, लोकसभा में, कांग्रेस का हो चाहे कोई भी नेता, उनको सुनता कि आज अटल जी कुछ बोलेंगे, कभी उनका भाषण सुनना तुम तो मंत्रमुग्ध हो जाओगे। कितना शानदार वक्तव्य था उनका, मतलब चाहे कोई सी पार्टी का हो, अटल जी को जरूर सुनता था वो। देखो पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति 1948, 1965, 1971, 1999, ठीक है। 4 युद्ध मेन है। पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति।
कश्मीर मसले को लेकर पाकिस्तान के साथ बंटवारे के तुरंत बाद ही संघर्ष छिड़ गया था। आप इस विवाद के बारे में 8वें अध्याय में विस्तार से पढ़ सकते हैं। 1947 में कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच एक छाया युद्ध छिड़ गया था। बहरहाल यह संघर्ष पूर्णव्यापी युद्ध का रूप नहीं ले सका। यानी 1948 वाला युद्ध केवल एक झड़प थी, पूरा युद्ध वो नहीं था बंटवारे के बाद। यह मसला फिर संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के हवाले कर दिया गया। किसके हवाले? यूएनओ। नेहरू जी इस मुद्दे को कहां ले गए? यूएनओ में, भारत और पाकिस्तान के मुद्दे को। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ भारत के संबंधों के लिहाज से पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण घटक रहा, यानी अपना अमेरिका और चीन के साथ संबंध में पाकिस्तान का भी एक अहम रोल रहा है। कश्मीर के सवाल पर हुए संघर्ष के बावजूद भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच सहयोग संबंध कायम हुए। बहुत सारे सहयोग भी हुए हैं। दोनों सरकारों ने मिलजुल कर प्रयास किया कि बंटवारे के समय जो महिलाएं अपहृत हुई थी उन्हें अपने परिवारों के पास वापस लौटाया जा सके। यानी बंटवारे के बाद जो महिलाएं बिछड़ गई थी उनको वापस अपने देश में वापस पहुंचाया जा सके बंटवारे के बाद। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, कौन सा बैंक? विश्व बैंक की मध्यस्थता से नदी जल में हिस्सेदारी को लेकर चला आ रहा एक लंबा सुलझा लिया गया विवाद, उसका नाम क्या था? सिंधु जल समझौता। पहले बताया था मैंने एक बार। सिंधु कब हुआ था? कब हुआ? 1960। किस किस के बीच हुआ था? नेहरू जी और अयूब अली खान ना, वहां का सैन्य कमांडर था ये अयूब अली खान। और किसकी मध्यस्थता से हुआ था? विश्व बैंक की मध्यस्थता से। किसकी मध्यस्थता से? विश्व बैंक ये समझौता कराने वाला था, विश्व बैंक की मध्यस्थता से। ये तुम्हें पहले पता रखा, याद भी रखना, ठीक है। भारत पाक के संबंधों में नरमी गर्मी के बावजूद इस संधि पर ठीक ठाक अमल होता रहा है, लेकिन पिछले साल संधि में थोड़े विवाद हुए थे। पहलगाम हमला हुआ था अपने, पहलगाम हमला होने के बाद मोदी ने संधि को तोड़ दिया था, सिंधु जल समझौते को। बाकी उससे पहले तक ये अच्छी तरह कायम था। दोनों देशों के बीच 1965 में कई ज्यादा गंभीर किस्म के सैन्य संघर्ष की शुरुआत हुई। 1965 में युद्ध हुआ। 1965 के अप्रैल में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ इलाके के रन में सैनिक हमला बोला। इसके बाद जम्मू कश्मीर में उसने अगस्त सितंबर के महीने में बड़े पैमाने पर हमला किया। पाकिस्तान के नेताओं को उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर की जनता उनका समर्थन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर के मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना को बढ़त को रोकने के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब की सीमा की तरफ से जवाबी हमले करने के आदेश दिए। दोनों देशों की सेनाओं के बीच घनघोर लड़ाई हुई थी और भारत की सेना आगे बढ़ते हुए लाहौर के नजदीक पहुंच गई। अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से लड़ाई का अंत हुआ। हम बात करें 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की। 1962 में भारत युद्ध लड़ चुका था चीन के साथ, सैनिक स्थिति कमजोर हो चुकी थी, तो पाकिस्तान ने सोचा अपन हमला करें यहाँ पे। तो उन्होंने हमला किया। यहाँ पे जगह है कच्छ, कौन जगह है? कच्छ, गुजरात में उन्होंने हमला किया। अब उसमें हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। उन्हें लगा नेहरू जी चले गए, शास्त्री जी क्या करेंगे, तो उन्होंने यहाँ पे हमला किया। फिर उन्होंने जम्मू कश्मीर में हमला किया। शास्त्री जी ने कहा तुम भी हमला अंदर तक करो, और हमारी सेना जाती है यहाँ पे लगदी लाहौर दिया। कहां तक चली जाती है? लाहौर तक। भारतीय सेना कहां तक जाती है? लाहौर तक जाती है। और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ किसके मध्यस्थता से? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की मध्यस्थता से फिर युद्ध विराम होता है। फिर एक समझौता होता है जनवरी 1966 में। यह याद रखना तुम्हें, जब भी कोई युद्ध होगा उसके बाद युद्ध शांति के लिए समझौता हमेशा होगा, ठीक है। तो जनवरी 1966 युद्ध कब होता है? 65 में होता है। जनवरी 1966 में समझौता कहां पे होता है? ताशकंद। कहां पे होता है? ताशकंद। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी, किस देश की? उज्बेकिस्तान की। तो ताशकंद समझौता होता है, ठीक है। लेकिन इस समझौते के जस्ट बाद शास्त्री जी की विकट परिस्थितियों में, रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है, और आज तक पता नहीं लगा कैसे मृत्यु हुई। लेकिन शास्त्री जी हमारे भारतीय प्रधानमंत्री, जस्ट समझौते के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। कहां पर? ताशकंद में। लाल बहादुर शास्त्री बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे। इन्होंने कभी अपनी गाड़ी भी नहीं खरीदी। एक गाड़ी इन्होंने खरीदी तो लोन के पैसे से खरीदी, और जब मर भी गई तो मरने के बाद 20 साल तक लोन चलता रहा, और 20 साल बाद लोन की किस्त भरी गई। अच्छे प्रधानमंत्री थे शास्त्री जी, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री। इनका एक कारण था। अच्छे कारण क्या है? जैसे मैं तुम्हें कहूं कि बच्चों तुम ऐसे बाएं नीचे रखा करो, ऐसे रखा करो। अब अगर मैं नहीं रखूंगा तुम नहीं रखोगे, सही बात है। तो इन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा है 1965 में, देश की स्थिति गंभीर हो रही है, खाद्यान्न संकट चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि सब भारतीय वासियों से मैं अपील करूंगा कि वो एक समय भूखा रहें।
लेकिन पहले अपने परिवार के साथ में ऐसा करो। तो परिवार को बैठाया, मीटिंग ली कि आज हम एक समय भोजन करेंगे। तो सबने एक हफ्ते तक एक समय भोजन किया। फिर उन्हें सबसे पूछा कोई बीमार तो नहीं है, सबने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने देशवासी से अपील की कि आप एक समय का भोजन त्याग दें, एक समय भोजन करें, देश गहन परिस्थितियों में गुजर रहा है। और अपने प्रधानमंत्री आवास में शास्त्री जी ने खेती भी की थी। और फिर हरित क्रांति शुरुआत होती है। हरित क्रांति पढ़ते हैं 1966 में शास्त्री जी की वजह से हुई थी। तो अच्छे प्रधानमंत्री थे, 2 साल ही रहे मात्र, ये 2 साल भी पूरे नहीं रह पाए लेकिन अच्छे थे। ठीक है, तो इनके नेतृत्व में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की हो जाती है विजय। और क्या होता है? ताशकंद समझौता। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से लड़ाई का अंत हुआ। बाद में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल वही चल रहा है अयूब खान, वही यहाँ पे वही चलेगा, नेहरू जी और सॉरी शास्त्री जी और अयूब खान। भारत के शास्त्री जी और पाकिस्तान का अयूब खान, जो वहां का सैन्य जनरल था। इनके बीच होता समझौता ताशकंद समझौता 1966 में। और सोवियत संघ ने इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाई। किसने? सोवियत संघ। युद्ध तो अंत इसकी वजह से हुआ। और ये समझौता किसने कराया? सोवियत संघ, यूएसएसआर। क्यों करवाया? क्योंकि उज्बेकिस्तान, ताशकंद उस समय सोवियत संघ का हिस्सा था। 15 देश थे, मैंने बताए थे, 15 देश से मिलकर सोवियत संघ बनता है। इसलिए सोवियत संघ की मध्यस्थता से होता है ताशकंद समझौता, जबकि यूएनओ की मध्यस्थता से युद्ध का अंत होता है। ठीक है, युद्ध अंत किसने करवाया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। और समझौता किसने कराया? सोवियत संघ ने। ठीक है, चुकना मत। हालांकि 1965 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सैन्य क्षति पहुंचाई, पाकिस्तान को बुरी तरह हरा दिया। लेकिन इस युद्ध से भारत की कठिन आर्थिक स्थिति पर ज्यादा बोझ पड़ा, क्योंकि युद्ध करेंगे खर्चा आता है बहुत सारा, तो भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है इससे। ये देखो फोटो दे रखे यहाँ पे, ओवर ट्रूप्स ऑन आउटस्कर्ट्स ऑफ लाहौर, प्लेन्स ब्लास्ट मिलिट्री इंस्टॉलेशन है। लाहौर तक अपनी सेना चली गई थी। इधर का बांग्लादेश युद्ध, पहले बताया था मैंने, बांग्लादेश युद्ध विस्तार से बता रखा है, वापिस बताऊं? हाँ, भूल गया? कब होता है बांग्लादेश युद्ध? 1971, दिसंबर 1971। किताब में कितना देर का वो बताते पहले। 1970 में पाकिस्तान के सामने गहरा अंदरूनी संकट आ खड़ा हुआ। पाकिस्तान के पहले आम चुनाव में खंडित जनादेश आया, खंडित यानी विपरीत आदेश आया। विपरीत कैसे? जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान में विजयी रही, जबकि मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने पूरी पाकिस्तान में जोरदार कामयाबी हासिल की। पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं के हाथों अपने साथ हुए दोयम दर्जे के नागरिक के बर्ताव के विरुद्ध में पूरी पाकिस्तान की बंगाली जनता ने इस पार्टी को वोट दिया था। पाकिस्तान के शासक इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। अवामी लीग एक परिसंघ बनाने की मांग करी थी, परिसंघ यानी अपना अलग से देश, लेकिन उस मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके जगह पाकिस्तानी सेना ने 1971 में शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया और पूरी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाने शुरू किए। जवाब में पूरी पाकिस्तान की जनता ने अपने इलाके यानी मौजूदा बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए संघर्ष छेड़ दिया। 1971 में पूरी साल भारत को 80 लाख शरणार्थियों का बोझ वहन करना पड़ा। ये शरणार्थी पूरी पाकिस्तान से भागकर भारत के नजदीकी इलाकों में शरण लिए हुए थे। भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को नैतिक समर्थन और भौतिक सहायता दी। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत उसे तोड़ने की साजिश कर रहा है। दिखा दें, वापस देख लो, देखो इधर वापस कहानी बता रहा हूं शॉर्ट में। इधर तो है ये पाकिस्तान और यहां पे पहले था पूरी पाकिस्तान। कौन सा था? तो ये पूरी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? 1970 में चुनाव होते हैं। कब होते हैं? 1970 में। यहाँ पे सरकार बनती है जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी होती है पीपी होती है, पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी शायद। देखो क्या नाम है, पीपीपी होगी ना, तुम्हें नहीं पता। यहाँ पे क्या कहां दे रखा? पार्टी नाम नहीं दे रखा, चलो छोड़ो, पार्टी नाम तुम्हारा है नहीं। देखो 1970 के चुनाव होते हैं। पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार बनती है, जबकि पूरी पाकिस्तान में एक पार्टी होती है आवामी लीग। क्या नाम है? आवामी लीग। ये जीतती है और यहाँ का नेता होता है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। अब हमारा संविधान लोकतंत्र क्या कहता है कि जिसको बहुमत मिलेगा उसकी सरकार बनेगी, लेकिन इन्होंने इस जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार ने पूरी पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान ने इस
चुनाव को मानने से इनकार कर दिया और शेख मुजीबुर रहमान को क्या कर लिया, गिरफ्तार, क्या कर लिया, और इनको जेल में डाल दिया। और यहाँ के लोग बंगाल के, यहाँ पे अपना बंगाल है, पश्चिमी बंगाल, ये पूरी पाकिस्तान में बंगाली था ये भी, तो यहाँ पे लोग बंगाल बोलते थे। उन्होंने कहा बंगाली मत बोलो, क्या बोलो तुम, हमारी उर्दू बोलो। उर्दू इन पे जबरदस्ती ठोकना शुरू कर दिया, लोगों ने इसका विरोध किया और यहाँ से लोग भाग के आने लगे हमारे भारत। और लगभग कितने लोग आ गए, 80 लाख शरणार्थी आ गए। इंदिरा गांधी बहुत सारे देशों में जाती है, विदेशों में जाती है, अमेरिका के पास जाती है। रिचर्ड निक्सन का सलाहकार होता है हेनरी किसिंजर, अब भारत में आता है वो भी, उससे भी सहायता मांगती है। लोगों कहता है कि इंदिरा गांधी जी आपको इस मसले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यूएनओ ने सबने समर्थन इंदिरा गांधी को नहीं दिया। इंदिरा गांधी यूएनओ में गई कि मैं युद्ध करना नहीं चाहती, आप इसको समझा लीजिए, लेकिन नहीं समझे। और पश्चिम पाकिस्तान हमारे यहाँ पे 1-2-3 हमले कर देता है और इंदिरा गांधी फिर भेजती सेना जोरदार, और इधर भी अपने घेरते हैं इनको, इधर भी घेरते हैं। हमारी पार्टी यहाँ जाती है। जो पूरी पाकिस्तान लोग थे उन्होंने संग्राम चलाया, मुक्ति संग्राम। कौन संग्राम चलाया, मुक्ति संग्राम। यानी हमें मुक्ति दो, किससे, पश्चिमी पाकिस्तान से, और हमारा नया देश बांग्लादेश बनाओ, मुक्ति संग्राम दिया। तो भारतीय सेना अंदर गई तो यहाँ के लोगों ने भी भारतीय सेना को समर्थन दिया कि अच्छी बात की, भारतीय सेना हमारे यहाँ पर आ गई। और यहाँ पे लगभग 90,000, कितने, 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को क्या कराया, आत्मसमर्पण। क्या कराया, उनको गिरा दिया, बैठा दिया, फिर समझौता कराया गया। उन्होंने कहा तुम युद्ध हारो, ओके, युद्ध डमा दोगे, डमाओ कौन, आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। और 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण कराता है और 1971 के युद्ध में भारत की विजय हो जाती है, जोरदार विजय। और फिर नारा लगता है भारत के अंदर, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, ये नारा लगता है। तो इंदिरा गांधी उस समय अपने चरम पे पहुंच जाती है। चारों तरफ किसका नाम होता है, इंदिरा। और मोदी जी नाम ला, मोदी मोदी, उसका नाम कोई को हो, इंदिरा, ठीक है। तो इस युद्ध में हो जाती भारत की विजय और नया देश बनता है दिसंबर के अंदर, 16 दिसंबर होगी, 16 दिसंबर 1971 बनता है नया देश। कौन सा, बांग्लादेश, ठीक है। ये कहानी समझ में आ गई, पहले बता रखी मैंने, और ठीक है। चलो, दोनों देशों के बीच, ये कहां तक हो गया था अपने, हाँ, 1960 के दशक में अमेरिका और चीन के बीच संबंधों को सामान्य करने की कोशिश चल रही थी और इससे एशिया में सत्ता समीकरण नया रूप ले रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय कौन था, निक्सन। कौन था, रिचर्ड निक्सन। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय कौन था अमेरिका राष्ट्रपति, रिचर्ड निक्सन। तुम्हें नाम याद क्या रखना, निक्सन। निक्सन। इसका सलाहकार था हेनरी किसिंजर। क्या नाम था, हेनरी किसिंजर। और ये आता भारत, ये मना करता इंदिरा गांधी युद्ध मत करो, लेकिन इंदिरा गांधी इसकी बात नहीं मानती। ये फिर पाकिस्तान भी जाता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर। कौन, हेनरी किसिंजर। देखो अब बोलना यहाँ पे, अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था, रिचर्ड निक्सन। और उसका संवैधानिक सलाहकार कौन था, हेनरी किसिंजर। हेनरी किसिंजर ने 1971 के जुलाई में पाकिस्तान होते हुए गुपचुप चीन का दौरा भी किया। पहले भारत आया, पाकिस्तान गया, चीन भी हो गया। अमेरिका, पाकिस्तान और चीन तीनों देश मिल गए यहाँ पे, इधर पाकिस्तान, इधर अमेरिका, उधर चीन। अमेरिका, पाकिस्तान, चीन की दूरी बनती देख भारत ने इसके जवाब में सोवियत संघ के साथ संधि करता है 1971 में, शांति और समझौते की संधि। कब होती है, अगस्त 1971। तुम बताइए था मैंने पहले, अगस्त 1971 में 20 वर्ष की शांति संधि होती है और फिर सोवियत संघ अपने यहाँ पे मदद भी करता है। संधि से इस भारत को इस बात का आश्वासन मिला कि हमला होने की सूरत में सोवियत संघ भारत की मदद करेगा। महीनों राजनयिक तनाव और सैन्य तैनाती के बाद 1971 के दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्णव्यापी युद्ध छिड़ गया। ये तुम्हें बता दिया मैं, 90,000 सैनिकों के साथ समर्पण किया, ठीक है। फिर एक समझौता होता, मैंने कहा युद्ध होने के बाद हमेशा एक समझौता होगा। वो समझौता था 71 में, युद्ध खत्म हुआ दिसंबर में। समझौता था 3 जुलाई 1972। इसका नाम है शिमला समझौता। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला ही, तो शिमला समझौता किस किस के बीच होता है, इधर तो इंदिरा गांधी और पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो, क्या लुके को लोग है ना, जुल्फिकार अली भुट्टो, इनके भी समझौता है शिमला समझौता 3 जुलाई 1972। लेकिन समझौते में भारत कुछ हासिल नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि जो हमने लाहौर तक हम चले गए थे, बहुत सारा पाकिस्तान क्षेत्र हमने जीत लिया था। पीओके क्षेत्र अपना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, ये इलाका भी हमने जीत लिया था। लेकिन समझौते के बाद क्या होता है,
कि 71 के युद्ध से पहले जहां पे सेना थी वापस वहां पे वो चली जाए, और फिर हमारे याद कुछ आया नहीं। युद्ध भी हमने किया, जीते भी हम, लेकिन कहां हार गए हम? टेबल पर हार गए। क्यों? समझे तो टेबल पे होता है, लड़ी तो होती नहीं, तो यहाँ पे अपन हार गए एक प्रकार से। भाई युद्ध हम जीता लेकिन टेबल पे हार गए। ठीक है, तो ये होता है शिमला समझौता 3 जुलाई 1972। ये देखो फोटो दे रहा, साइन कर रहा है, ये 90,000 सैनिक आत्मसमर्पण कर रहे हैं। एक बार केबीसी में पूछा गया था कौन थे, हरदीप सिंह ऐसा कोई नाम था इनका, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। ये वाला युद्ध 1971 युद्ध हुआ था ना भारत पाकिस्तान का, तो ये दाढ़ी वाले हैं ना, सिख हैं जो, ये तो अपने भारत के, और ये पाकिस्तान का। तो सैन्य कमांडर यहाँ पे आत्मसमर्पण कर रहा है। ठीक है, कारगिल संघर्ष बताएं, भी कारगिल संघर्ष भी देख लो। कारगिल संघर्ष कब होता है? 1999। क्या होता है सुनो इधर, छोटा शॉर्टकट बताऊं मैं। अरे देखो, कारगिल जगह जम्मू कश्मीर के आगे, पता हो तुम्हें? नहीं पता होगा। तो वहां पे क्या होता है, सेना ज्यादा सर्दी पड़ती वहां पे नहीं जाती, तो बहुत ऊंचाई पे कारगिल। एक फिल्म आई थी शेरशाह, देखा? वो गाना सुना, तेरी मेरी गल्ले होगी मशहूर, नहीं सुना? वो शेरशाह फिल्म की था। वो शेरशाह फिल्म कारगिल युद्ध में बनी थी, तो हाँ गाना याद था ना। अब देखो कारगिल युद्ध में क्या होता है, एक बहुत ऊंची चोटी होती है हमारे, तो सर्दियों में वहां पे सेना नहीं जाती, पाकिस्तान वाले नहीं जाते, अपन भी नहीं जाते, इधर आ जाते हैं। फिर जब सेना आई वापस, उन्होंने देखा एक कोई चरा रहा था बकरियां वगैरह, उसने देखा कोई आदमी 2-3 वहां पे ऊपर हैं। सेना चेक किया तो वहां पे 2-3 आतंकवादी थे। उन्होंने सोचा कोई घुसपैठ हो गई, बाद में पता लगा आतंकवादी थे, पाकिस्तानी सेना थी। उन्होंने हमला शुरू कर दिया और फिर होता कारगिल का युद्ध। अटल जी कभी नहीं चाहते कोई युद्ध हो, ये पाकिस्तान ने गड़बड़ की, फिर कारगिल युद्ध होता है, और उसके बाद भारत की इसमें भी हो जाती है विजय। एक नारा होता है, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। लाल बहादुर शास्त्री अटल जी इसमें नारा जोड़ते हैं, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, और भारतीय इसमें भी हो जाती है युद्ध। 26 जुलाई 1999 तक भारत अपने अधिकतर ठिकानों पर पूर्ण अधिकार कर चुका था। कारगिल की लड़ाई ने पूरे विश्व का ध्यान खींचा था, क्योंकि इससे ठीक 1 साल पहले दोनों देश परमाणु हथियार बनाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुके थे। मैंने बताया था 11 व 13 मई 1998 भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया। बुद्धा इस्माइल खुद मुस्कुराया पोखरण जैसलमेर के अंदर। बहरहाल ये लड़ाई सिर्फ कारगिल के इलाके तक ही सीमित रही। पाकिस्तान में इस लड़ाई को लेकर बहुत विवाद मचा। कहा गया कि सेना के प्रमुख ने प्रधानमंत्री को इस मामले में अंधेरे में रखा था। इस लड़ाई के तुरंत बाद पाकिस्तानी हुकूमत पर जनरल परवेज मुशर्रफ की अगुवाई में पाकिस्तान सेना ने नियंत्रण कर लिया। अब देखो, ये मैंने पहले बता चुका हूं, कारगिल मेरे हिसाब से बता रखा ना, बार बार चर्चा नहीं करें। अब देखो आगे शब्द आ रहा है, दो अरे वन लाइनर क्वेश्चन आते हो, देख लो। एक आ रहा अपने रक्षा उत्पाद विभाग, कब होती स्थापना? 1962 में, भारत चीन युद्ध के बाद। क्या नाम है? रक्षा उत्पाद विभाग। रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना कब होती है? 1962 में, याद रहिएगा। एक स्थापना होती है 1965 में, युद्ध के बाद। रक्षा आपूर्ति विभाग 1965 में, रक्षा आपूर्ति विभाग, दोनों तुम्हें याद रहने, एक लाइन में पूछ सकते हैं। देखो किशन, आईएनए की स्थापना किसने की? आईएनए, अब होने से बता, आईएनए की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? ये बता दी यार, अभिषेक बता दी। देखो तो अपने दो विभाग होते स्थापना 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग और 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब चलेगी? 1961 से 1966 पर असर पड़ा और इसके बाद लगातार 3 एक वर्षीय योजना पर अमल हुआ, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में शुरू होती है। पंचवर्षीय योजना नॉर्मली 5 साल में होती है, लेकिन युद्ध के कारण 62 और 65 के युद्ध के कारण 1969 में होती है चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब एक टॉपिक है लास्ट यहाँ पे, भारत की परमाणु नीति। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? 1974। शाबाश, क्या नाम था उसका? बुद्धा इस्माइल तो उसका नाम था। 11-13 मई वाले का नाम था ऑपरेशन शक्ति, है ना। भारत की परमाणु नीति देखो, भारत ने 1974 के मई में पहला परमाणु परीक्षण किया। बुद्धा इस्माइल बता रखा, मई 1974 भारत का पहला परमाणु परीक्षण।
का पहला परमाणु परीक्षण होता है मई 1974 में। कहां पे होता है? ये भी पोखरण जैसलमेर, और इसका नाम होता है बुद्धा इस्माइल। क्या नाम होता है? रुको सही, बुद्धा इस्माइल, बुद्ध मुस्कुराया। इसमें प्रधानमंत्री रहती है इंदिरा गांधी। फिर अपने परमाणु परीक्षण और रहते हैं 11 व 13 मई 1998। ये होता है भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण और सफल परमाणु परीक्षण, और इसका नाम होता है ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ऑपरेशन शक्ति। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ पे अटल जी होते हैं और यहाँ पे इंदिरा गांधी, यहाँ पे इंदिरा गांधी। ठीक है, ये भारत के दो परमाणु परीक्षण हो गए। समझो मेरी बात को, मैं कुछ बताना चाहता हूं तुम बोलते भूल जाता हूं। अरे पीछे, भारत का पहला परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी ने किया था, वो के लिए परीक्षण था, ना कि आक्रमण के लिहाज से। लेकिन यहाँ पे दूसरा परमाणु परीक्षण होता है, वो आक्रमण के हिसाब से होता है, यानी घातक वाला होता है। अटल जी करते हैं। अटल जी कहते हैं हमारी नीति रहेगी नो फर्स्ट यूज। क्या रहेगी नीति? फर्स्ट यूज, यानी हम कभी भी पहले आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन कोई हम पर हमला करेगा फिर हम उस पर परमाणु बम फेंकेंगे, लेकिन नो फर्स्ट यूज। भारतीय परमाणु नीति अब तक भी वैसे यही है, लेकिन पिछले बार मोदी ने थोड़ी चेंज की थी, वो तुम्हारे है नहीं। बाकी अब तक भी वही है, नो फर्स्ट यूज, पहला उपयोग नहीं। चीन के पढ़ लें। चीन ने परमाणु परीक्षण कब किया था? साम्यवादी ने 1964 में। चीन ने अपना परमाणु परीक्षण कब किया? 1964 में, भारत चीन युद्ध के 2 साल बाद। अणु शक्ति संपन्न बिरादरी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे। कौन कौन से स्थायी सदस्य थे यूएनओ के? अरे यूएनओ के स्थायी सदस्य कौन थे बता? ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, फ्रांस और चीन। पांचों ने परमाणु परीक्षण कर लिए। कब तक कर लिए? 1964 तक सब निपट गया। बच्चे 1968 में संधि रखी है, क्या नाम रखा है इसका? एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। हिंदी में क्या नाम है इसका? परमाणु अप्रसार संधि। क्या नाम है? परमाणु अप्रसार संधि। आप समझो विश्व की क्या चाल थी। ये भारत का इतिहास है, बहुत शानदार इतिहास है, समझने लायक चीज है। देखो, यूएनओ के 5 स्थायी सदस्य, पांचों नाम बताइए अभी। उन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया 1964 तक। 1968 में संधि बनाते वो एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि। इसके तहत इन्होंने क्या कहा कि पांचों देश, ये पांचों परमाणु शक्ति संपन्न रहेंगे, इसके अलावा कोई भी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। बात समझ में आई? इन 5 जनाओं में था लाख बंदूक, दुनिया सभी खेलने लगा आदमी, तो भेदभावपूर्ण थी नहीं थी। तो भारत ने मना किया मैं इस पर साइन नहीं करूंगा, तो भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए और आज तक भी नहीं किए। अगर इस पर हस्ताक्षर कर लेता तो भारत अपना परमाणु परीक्षण कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों? साइन कर दिया उसने, बाध्य हो गया। फिर तो लिखित में देने के बाद अगर ऐसा करता फिर हमला करते पांचों उस पर, तो उसने इस पर साइन नहीं किए। यानी तुम्हें क्या याद रखना है? परमाणु अप्रसार संधि 1968, इसमें कहा गया है कि पांचों परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र, पहला अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, पांचों के अलावा कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकेगा। इसलिए भारत ने इस पर साइन नहीं किए। भारत ने कहा ये कैसी है? भेदभावपूर्ण संधि। कैसी है? भेदभावपूर्ण संधि है। सही है। 1973 में युद्ध होता है, अरब इजराइल युद्ध। कौन सा होता है? तेल के लिए होता है, अरब इजराइल संघर्ष या अरब इजराइल युद्ध। अरब यानी अरब के देश, वो इजराइल। इजराइल की राजधानी बताओ, किसी को बताओ तो। इजराइल की राजधानी यरूशलेम। वहां पे एक पवित्र स्थान है, उसके लिए 3 देश हमेशा लड़ते हैं, 3 धर्म भी लड़ते हैं। यरूशलेम कभी पढ़ना उसके बारे में, ठीक है। अब देखो कुछ आगे के भारत का परमाणु कार्यक्रम। भारत ने परमाणु अप्रसार के लक्ष्य को ध्यान में रखकर की गई संधियों का विरोध किया, क्योंकि यह संधियां उन्हीं देशों पर लागू होने को थी जो परमाणु शक्ति से हीन थे। बताया मैंने अभी, हीन यानी जिनके पास नहीं थी। इन संधियों के द्वारा परमाणु हथियारों से लैस देशों की जमात के परमाणु शक्ति पर एकाधिकार की वैधता दी जा रही थी। इसी कारण 1995 में जब परमाणु अप्रसार संधि को अनियत काल के लिए बढ़ाया गया, इसको 1995 में बढ़ाया गया, वैलिडिटी बढ़ेगी कि अभी आप साइन कर दो, तब भी भारत ने इस पर साइन नहीं किए। और उसने व्यापक परमाणु परीक्षण संधि, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी पर भी साइन करने से मना कर दिया। एक संधि और होती है सीटीबीटी। अरे चुप करो और चुप। कल मैं लेक्चरर से मिला, सापरा गया था मैं कोई कार्यक्रम में, तो रस्ते में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा अरविंद जी पॉलिटिकल का पैटर्न बिगड़ेगा,
पहले जो पॉलिटिकल प्रश्न आते थे ना वैसे प्रश्न नहीं आएंगे, 8 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे बड़े बड़े। तो बड़े बड़े तुम कब लिखे जो तुम्हारे दिमाग में कहानी होगी भाई। मार बोलूं कि मैंने मुझे थोड़ी आ रही हूँ, पागला समझे बता लेकर मैं तो। एक संधि होती है सीटीबीटी 1996 में, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी हिंदी में तो क्या है इसका, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। इंग्लिश याद कर रखी मैंने तो, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी 1996। इस पर भी भारत ने साइन नहीं किए। भारत ने कहा ये भी संधि क्या है, भेदभावपूर्ण है। और भारत ने 1998 के मई में परमाणु परीक्षण किए, बता रखा मैंने, ऑपरेशन शक्ति, और यह जताया कि उसके बाद सैन्य उद्देश्यों के लिए अणु शक्ति को इस्तेमाल में लाने की क्षमता है। और इन हथियारों का पहला प्रयोग नहीं, बता रखा, नो फर्स्ट यूज, पहला प्रयोग नहीं। यानी भारतीय विदेश नीति क्या है, पहला प्रयोग नहीं। परमाणु नीति के तहत कहीं भी पहला हमला वो नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई देश हम पर हमला करेगा हम उसका जवाब बिल्कुल देंगे। ठीक है, यहां से तो कोई खास बैठेगा नहीं तुम्हारे। अब देखो पहला प्रश्न निकालो पीछे, सही या गलत का निशान लगाएं। क्या पढ़ो, क्या लिख रखा है, गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने के कारण भारत सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की सहायता हासिल कर सका। बिल्कुल कर सका, क्योंकि ना तो किसी तरफ नहीं था तो अमेरिका ने उसकी सहायता की, कभी भी सोवियत संघ तो दोस्त था ही वैसे। दूसरा देखो कमेंट, तो पहला हो जाएगा सही है ना। दूसरा देखो, अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध शुरुआत से तनावपूर्ण रहे क्या? सबके साथ नहीं रहे, पाकिस्तान के साथ रहे लेकिन चीन के साथ नहीं रहे। चीन भी चीनी भाई भाई थे पहले तो, नेपाल से कोई समस्या नहीं रही, भूटान से नहीं रही, श्रीलंका से नहीं रही, तो ये क्या होगा, गलत। सबसे नहीं रहे, केवल पाकिस्तान से रहे, है ना। तीसरा देखो, शीत युद्ध का असर भारत पाकिस्तान संबंधों पर पड़ा, बिल्कुल पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान कहां चला गया, अमेरिका के पास, फर्क पड़ा। चौथा देखो, तो तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा देखो, 1971 की शांति और मैत्री की संधि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत की निकटता का परिणाम थी। अपन तो सोवियत संघ की थी संधि हो, तो अगस्त 1971 में भारत सोवियत संघ संधि 20 वर्ष के लिए की थी हमने, तो अमेरिका के साथ थोड़ी की हमने, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। अमेरिका से क्या आएगा, यहाँ पे सोवियत संघ आएगा, है ना। दूसरा प्रश्न देखो, 1950 से 64 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य क्या था? दूसरा आएगा इससे, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा तथा आर्थिक विकास। पंचशील समझौता पढ़ा था हमने, इसमें यह आता है, क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता की रक्षा, आर्थिक विकास। 3 लक्ष्य बताए थे उद्देश्य जवाहरलाल नेहरू के, तीनों लक्ष्य यही है। दूसरा देखो पंचशील, शांतिपूर्ण सहस्थिति के 5 सिद्धांत हो जाएगा। बांडुंग सम्मेलन क्या था, ये गुटनिरपेक्ष, हाँ, तो इस परिणति गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हुई, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वहां पे नींव पड़ी, बताया था मैंने, बांडुंग सम्मेलन यानी गुटनिरपेक्ष। और चौथा दलाई लामा, दलाई लामा कौन है, तिब्बत का धार्मिक गुरु। दलाई लामा तिब्बत के धार्मिक नेता जो सीमा पार करके भारत चले आए थे। ठीक है भाई, देखो इसे प्रश्न देखो, भारत की परमाणु नीति बताई मैंने अभी, विदेश नीति के मामलों पर सर्व सहमति, इससे बहुत सारे टॉपिक है, तुम्हें ये पढ़ने हैं। अब करते हैं अपन रिवीजन, करें। अब देखो क्या पढ़ा हमने आज, एक समझौता का नाम क्या है, कब होता है, किस किस के बीच, अयूब अली खां। ठीक है, ये मैंने पढ़ा तीसरा, सॉरी 1965 का युद्ध है ना, किसकी समझौता मध्यस्थता से हुआ ये। ठीक है, फिर एक युद्ध था भारत पाकिस्तान 1965 में। ठीक है, फिर समझौता था बाद में। युद्ध खत्म कौन करवाता है, यूएनओ, है ना। और फिर समझौता था कौन सा, जनवरी 1966 में, क्या नाम है, किसकी मध्यस्थता से होता है, यूएसएसआर। किस किस के बीच होता है, शास्त्री जी और अयूब खां। ठीक है, फिर हमने पढ़ा बांग्लादेश युद्ध 1971। ठीक है, इसमें तो बताने की क्या बात है। हाँ, इधर पार्टी कौन सी जीती, जुल्फिकार अली भुट्टो, और इधर जीती है अवामी लीग। कहां लिख रखा, अवामी लीग। इसका नेता कौन होता है, मुजीबुर रहमान। इसे गिरफ्तार कर लेते हैं। और बांग्लादेश में कौन संग्राम चलता है, मुक्ति संग्राम। ठीक है, फिर 80 लाख लोग कहां पे आ जाते हैं, भारत में। ठीक है, फिर युद्ध होता है 16 दिसंबर 1971 खत्म होता है, और नया देश कौन सा बनता है, बांग्लादेश। ठीक है, इससे पहले अमेरिका राष्ट्रपति उसमें कौन था, निक्सन, रिचर्ड निक्सन, और इसका सलाहकार कौन था, किसिंजर। तुम्हें याद क्या रखना है कि बांग्लादेश युद्ध से पहले, अरे पीछे जरा से बैठ, भाई बैठो,
यूएस के राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन। इसके सलाहकार कौन थे? हेनरी किसिंजर। बांग्लादेश युद्ध से पहले कहाँ आते हैं? भारत। पाकिस्तान भी जाते हैं और चीन भी जाते हैं। और इंदिरा गांधी को मना करते तुम्हें युद्ध नहीं करना। इंदिरा गांधी इसकी बात नहीं मानती। यानी अमेरिका अपने फेवर में थे क्या? उस समय नहीं था। कौन था अपने साथ? सोवियत संघ। और सोवियत संघ के साथ अपन संधि करते हैं अगस्त 1971 में। शांति और सहयोग की संधि कितने साल के लिए? 20 साल के लिए। ये पहले बता रहा मैं तुम्हें। अगला देखो, फिर समझौता था युद्ध के बाद 3 जुलाई 1972। क्या नाम है? किस किसी बीच होता है? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है। एक संघर्ष हुआ, कारगिल संघर्ष। कब होता? 1999। अपनी जो हो जाती इसमें जीत। 2 विभाग बनते हैं। 1962 में कौन सा बनता है? रक्षा उत्पाद विभाग कब बनता है? 1900। और रक्षा आपूर्ति विभाग 1900। दोनों युद्ध के बाद बनते हैं। ये चीन युद्ध के बाद, ये पाकिस्तान युद्ध के बाद। रक्षा उत्पाद विभाग 62, रक्षा आपूर्ति विभाग 65। अब देखो भारत की परमाणु नीति। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब होता है? क्या नाम है इसका? किसके नेतृत्व में होता है? प्रधानमंत्री रहती है। दूसरा 1998 ऑपरेशन शक्ति और अटल जी के नेतृत्व में होता है। ठीक है। फिर चीन 1964 में करता है परमाणु परीक्षण। ठीक है। 1968 की संधि का नाम क्या था? एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि। ठीक है। और 1973 में कौन सा संघर्ष होता है? अरब इजराइल संघर्ष। अरब और इजराइल देश में संघर्ष होता है। और एक संधि है सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी कब होती है? 1996। और भारत ने इन दोनों पर साइन किया क्या? इस पे भी नहीं किया और इस पे भी। और ये होता अपना पार्ट खत्म। कोई समस्या?